सो बच्चे लास्ट लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया था वो था बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमने बात की थी कि सेल साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन होता है। यानी कि तीन चीजें बताई गई थी जिसमें दो ग्रोथ फेज थे, एक डीएनए रेप्लिकेशन वाला फेज था और एक फेज पूरा हमारे पास डिवीजन का था, जिसमें हमने बात की कि ग्रोथ फेज के दौरान वेरियस एंजाइम्स, प्रोटीन्स, आरएनए, हिस्टोन्स और न्यूक्लियोटाइड्स ये सब चीजें बनती हैं और जो सिंथेटिक फेज है उस दौरान डीएनए की कॉपी बनेगी और फर्दर ग्रोथ फेज और अल्टीमेटली हमारे पास डिवीजन होगा जिसमें दो तरह की डिविजन पॉसिबल है, वन इज माइटोसिस एंड अदर वन इज मियोसिस। ठीक है, सो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बात करनी है हमें। तो माइटोसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइटोसिस अगेन रिकॉल कर रही हूँ, तो माइटोसिस जो है वो ऐसी डिवीजन थी जिसमें इक्वेशनल अरेंजमेंट रहता है, यानी इट्स एन इक्वेशनल डिवीजन। ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। क्यों था इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि हमारे पास पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमोसोम, लेट्स से डिप्लॉइड स्टेट है कुछ पर्टिकुलर डिप्लॉइड स्टेट, तो हमारे पास जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो दो बनेंगे टोटल विद अगेन डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यही चीज हमने डील की थी। और दूसरा हमने बात की थी कि दो डॉटर सेल्स बनेंगे एंड दिस टाइप ऑफ डिविजन इज found in case of in somatic cells. सोमैटिक सेल्स में मेनली होती है और सोमैटिक सेल्स कभी भी मियोसिस यानी कि दूसरी टाइप ऑफ डिवीजन जो रिडक्शनल डिवीजन है वो शो नहीं करें। सो माइटोसिस में ये चीजें हो रही है। सो वी हैव सीन 5 मेन फेजेस, जिस 5 मेन फेजेस देखे हमने कल, जो कि दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड थे। सबसे पहला तो था प्रोफेज, दूसरा था मेटाफेज, तीसरा था एनाफेज, फोर्थ वन is telophase, and ultimately the last one is cytokinesis. ये 5 एक्चुअल फेजेस थे जो हमें डील करने हैं, जिसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमने कल के लेक्चर में एक बेसिकली डिस्कस किया कि किस तरीके से एक्चुअल सेल डिवीजन होगा, है ना, जिसमें से 5 फेजेस में से 4 फेजेस न्यूक्लियर डिवीजन के थे और अल्टीमेटली बाकी जो लास्ट था वो था साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए। ठीक है, सो बच्चे अब इसी माइटोसिस के फेजेस को एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में कि किस किस तरीके से चीजें होती हैं। तो बच्चे सबसे पहला है प्रोफेज। ठीक है, सो प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेज वो फेज है जिस दौरान हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और बाकी चीजें जो है, जो बाकी ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपियर हो जाती है। तो प्रोफेज में क्या होगा, हमारे पास सेल कुछ इस तरीके से होता है विद प्रॉपर न्यूक्लियस और इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होगा, है ना, और बाहर ऑर्गेनेल्स होगी, ये सारी चीजें होंगी। बट प्रोफेज के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स बोथ गेट डिसअपियर। वो डिसअपियर हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि डिवीजन में उनका रोल नहीं है। हमें मेनली क्या आगे भेजना है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या भेजना है हमें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ना। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, क्रोमैटिन मटेरियल में। तो बच्चे वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना है आगे, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और ऑर्गेनेल्स का ऐसा कोई रोल नहीं आने वाला है, उन्हें गायब कर दिया जाता है। इनफैक्ट न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस
starts disintegrating, वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा अदर देन क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, सो क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है एंड फर्दर इस क्रोमैटिन मटेरियल का क्या होगा, ये कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा। तो क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट्स कंडेंसिंग, वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये सेल है, सेल के अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई है, ठीक है, बाकी ऑर्गेनेलीज पूरी गायब हो गई है और अल्टीमेटली द क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स फॉर्मिंग लाइक दिस। क्योंकि डीएनए कॉपी हो चुका है, तो डीएनए के कॉपी होने की वजह से हमारे पास एक क्रोमोसोम में दो दो आर्म्स होंगी, सिस्टर क्रोमैटिस, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो रहा है। तो मतलब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन जो है ना वो इसी प्रोफेज में, अभी ये 4 फेजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट फेज में ही प्रोफेज जो है, इसी स्टेज में ही क्रोमोसोम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, सो बच्चे अब क्रोमोसोम जो है, लेकिन उसका फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज में हमारे पास उसका फॉर्मेशन होगा। एंड यस, वन मोर थिंग जो सेंट्रियोल के हिसाब से हमें करना है, तो सेंट्रियोल जो है वो भी प्रेजेंट रहते हैं, सेंट्रियोल इस प्रोसेस में रहने वाले हैं यहाँ पे। तो सेंट्रियोल जो है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, उनका मूवमेंट भी होता है बेटा। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए बेटा, डुप्लीकेशन भी हुई है इंटरफेस के दौरान। तो सेंट्रियोल्स दे starts moving opposite to each other, यानी कि उन्हें टर्मिनल पोजीशन पे जाना है एक दूसरे के अपोजिट। एंड स्पिंडल फाइबर्स जो है वो भी इसी दौरान फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट फॉर्मिंग, वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोफेज के दौरान हो रही है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स माइग्रेट कर रहे हैं पोल्स में, पोल्स की तरफ अपोजिट एक दूसरे, तो अल्टीमेटली वहां पे जाके स्पिंडल फाइबर्स की सिंथेसिस करेंगे। अब बच्चे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है जो सेंट्रियोल से फॉर्म होते हैं। अब इनका काम क्या है, तो मेटाफेज में थोड़ा सा समझते हैं। तो मेटाफेज इज द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो इसके केस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो प्रोफेज से बनना शुरू हो गए होते हैं, लेकिन मेटाफेज तक आते आते क्रोमोसोम जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्टन और थिकन हो जाता है। तो मतलब क्रोमोसोम को अगर स्टडी करना हो ना, वो बेस्ट स्टेज जो है वो प्रोफेज नहीं है, बेस्ट स्टेज मेटाफेज है, क्योंकि मेटाफेज के दौरान वो सबसे ज्यादा कंडेंस हो चुके होते हैं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर दिखता है थिकन और शॉर्टन। तो क्रोमोसोम starts distinctly starts appearing distinctly, तो मतलब हमें अलग से दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम सबसे शॉर्टन होते हैं बेटा। दूसरा, स्पिंडल starts attaching काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होना शुरू हो जाएंगे और वो काइनेटोकोर जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में प्रेजेंट है। तो स्पिंडल स्टार्ट्स अटैचिंग काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स which are arranged at poles, at equator,
तो मतलब हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। वो इक्वेटर पे अरेंज होना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया तो हम सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं। तो जो क्रोमोसोम है अब वो इस तरीके से रहेंगे, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पे ऐसे क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। सेंट्रोमियर ये है, जितने भी क्रोमोसोम्स है वो सारे ऐसे अरेंज होंगे। अभी तक रैंडम रहते हैं क्रोमोसोम, यानी कि रैंडमली अरेंज रहेंगे। बट मेटाफेज के दौरान जो इक्वेटोरियल प्लेट है, यानी कि बिल्कुल जो इक्वेटर रहेगा, इक्वेटर में आके अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे जब हमने कहा कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेटाफेजिक स्टेज में यही स्पिंडल काइनेटोकोर के साथ बाइंड करेगा। लेकिन याद रखेंगे दो सेंट्रियोल है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये वाला सेंट्रियोल जो स्पिंडल बनाएगा वो ऊपर वाले काइनेटोकोर से बाइंड करेंगे, और काइनेटोकोर दूसरे काइनेटोकोर से बाइंड करेगा हमारे पास नीचे वाले स्पिंडल्स। यानी कि अगर ये क्रोमोसोम है, अगर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर के दोनों साइड रहेगी काइनेटोकोर की डिस्क, दिस वे एंड दिस वे। तो एक स्पिंडल जो है ऊपर वाला वो इस साइड बाइंड करेगा, दूसरा स्पिंडल इस साइड बाइंड करेगा। ठीक है, तो मेटाफेज के दौरान जो है हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, सारे स्पिंडल आके यहाँ पे बाइंड करते हैं। कुछ ऐसे स्पिंडल भी होते हैं जो कि बाइंड नहीं कर पाते, जो इस तरीके से होते हैं, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक। ठीक है, इस तरीके का भी अरेंजमेंट रहता है। तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, these are centrioles, this and these are chromosomes जो बना रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट यानी कि chromosomes arranged at equator forming a plate like structure in between। अभी तो हम इसको बहुत ओपनली बता रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग से। नॉर्मली सारे क्रोमोसोम जो 46 के 46 क्रोमोसोम है विथ 2 आर्म्स, वो सारे एक जगह पे आके अरेंज हो जाएंगे सेल बीच में, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ये है मेटाफेज, तो स्पिंडल बाइंड कर चुका है। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन क्या करना है, हमें करना था डीएनए डिवाइड इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, यानी कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो दूसरे सेल को भी 46 देने थे। अब आप बोलो 46 कहां पे है, क्रोमोसोम जब डीएनए की डुप्लीकेशन हुई वो तो डबल हो गया, यानी कि वो 92 हो गया। ठीक है, तो उस केस में वो इक्वल कैसे मिला, बेटा क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ है, इट्स डीएनए व्हिच एक्चुअली गेट्स डबल। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए डबल हुआ है, क्रोमोसोम में, क्योंकि डीएनए जब डबल नहीं हुआ, अगर डबल नहीं हुआ होता तो हमारे पास ऐसा डीएनए बनना था। अब डबल हो गया है इसलिए 2 आर्म्स दिख रही है, पर सेंट्रोमियर अभी भी एक ही है। तो मतलब जो मेटाफेजिक प्लेट्स में अरेंज है वो भी 46 क्रोमोसोम है। जब ये स्प्लिट करके 2 आर्म्स बनाएगा लाइक दिस, ये 2 आर्म्स बनाएगा जो ऐसे और इस तरीके से हो जाएंगी, तो ये 2 आर्म्स जो है ये अब हमारे पास अलग अलग से 46 क्रोमोसोम बनाएंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम थे अभी तक, तो डिवाइड होकर टोटल 92 बनाएंगे, जो 46 ऊपर चले जाएंगे, 46 नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्रोमोसोम नंबर हर कंडीशन में सेम ही रह रहा है, क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होगा। ठीक है, सो अभी तक 2 क्रोमैटिड आर्म्स के साथ क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज है। तो अब क्या होने वाला है, एनाफेज के दौरान
यही आर्म्स जो है वो सेपरेट होने वाली है। तो नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो बने हैं ना, जो काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड है, तो स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स गेटिंग शॉर्टन, वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, वो छोटे होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि छोटे होने कॉन्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो काइनेटोकोर के साथ डिटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर उनके साथ अटैच रहेगा टाइटली। अब होगा क्या, इस तरीके से हमारे पास दो आर्म्स है, इस तरीके से दो आर्म्स है जो आपस में जुड़ी हुई है। अब क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, इस तरीके से अटैच्ड है, अरेंज्ड है हमारे पास क्रोमोसोम इक्वेटर पे। तो ऊपर से स्पिंडल फाइबर है और नीचे से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। अब जब स्पिंडल फाइबर छोटे होने शुरू हो जाएंगे नीचे से भी और ऊपर से भी, तो ये आर्म्स जो है वो डिटैच हो जाएंगी, एक आर्म ऊपर चली जाएगी एक नीचे, यानी कि दो आर्म्स है ना, एक यहाँ पे चली जाएगी एक यहाँ पे चली जाएगी। तो मतलब अब क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने वाला, वो सेंट्रोमियर जो दोनों आर्म्स को जोड़ रहा था बेटा, ठीक है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा। तो एनाफेज के दौरान क्या हुआ, एनाफेज के दौरान इस तरीके से सेल स्ट्रक्चर है, अगेन ये सेल स्ट्रक्चर है। तो सेल स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऊपर सेंट्रियोल्स, तो ये बन रहा है स्पिंडल, स्पिंडल जो जैसे मैंने कहा कि शॉर्टन हो रहे हैं, तो स्पिंडल जब शॉर्टन होंगे बेटा तो क्रोमोसोम इस तरीके से, मतलब सेंट्रोमियर को पकड़ के वो शॉर्टन हो रहे हैं सेंट्रोमियर के साथ अटैच करके, तो इस तरीके से क्रोमोसोम जो है ना वो उनको पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देंगे, मतलब वो शॉर्टन होते हुए पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं वापस से अपने सेंट्रियोल की तरफ, और इस तरीके से क्रोमोसोम को पुल करेंगे कि उसकी आर्म्स जो है वो इक्वेटर की तरफ हैंग कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि टर्मिनलाइजेशन हो रही है, टर्मिनल पोजीशन पे क्रोमोसोम्स जा रहे हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली आर्म्स जो है वो दोनों पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। तो बच्चे सेंट्रोमियर gets splitted with each chromatid arm or each chromatid starts moving towards pole, वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास एनाफेज में रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास ये आर्म और ये आर्म जो है वो डिटैच हो गए, यानी कि ये आर्म जो है वो इस तरफ आ गई और ये आर्म जो है इस तरफ, मतलब इस तरीके से हो रहा है अरेंजमेंट, इस तरीके से ये डिटैच एक आर्म हो गई और दूसरी आर्म ये आ गई, जो दोनों पोल्स की तरफ जा रही है, ठीक है, मतलब बीच में से स्प्लिटिंग हो गई। तो सेंट्रोमियर दो हो गए ना, तो मतलब 46 क्रोमोसोम इस तरीके से 46 क्रोमोसोम बीच में अरेंज थे, तो जब स्प्लिटिंग हुई तो ये डबल हो गए, तो एक आर्म यहाँ पे चली गई एक आर्म यहाँ पे चली गई, मतलब टोटल जो है ऊपर दोनों और ऊपर और नीचे साइड जो है 46 क्रोमोसोम ही गए, वो अलग नहीं हुए, वो कम नहीं हुए, ठीक है। सो इस तरीके से एनाफेज हो गया। अब हम बात करेंगे टेलोफेज की। सो फॉर द एनाफेज के बाद टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या हुआ है, टेलोफेज में जो क्रोमोसोम वहां पे चले गए हैं वो वापस से डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, ऑर्गेनेलीज गायब हो गई थी, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो सब कुछ रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। सो बच्चे न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस
और for the organelles they reappears। तो इस फेज के दौरान वो सारी चीजें अपेयर होना शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है। और इसके केस में बच्चे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स जो है ना, अभी जो यहाँ पे शॉर्टन हो रहे थे, एनाफेजिक मूवमेंट करवा रहे थे, यानी कि आर्म्स को पोल्स की तरफ खींच रहे थे, तो बच्चे वो स्पिंडल फाइबर्स भी इस दौरान गायब हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स दे डिसअपियर्स, मतलब वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है वो रीअपेयर हो रही है। अब मुझे क्या करना है, सेल को वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर लेना है। क्रोमोसोम क्यों बनाए गए, डिवीजन के लिए। तो बच्चे अब क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे बने थे, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल क्या हुआ था, कंडेंस हुआ था, और कंडेंस होके क्या बना रहा था, क्रोमोसोम। तो बच्चे अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम जो है दे स्टार्ट्स डीकंडेंसिंग, तो वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और डीकंडेंस होने के बाद वापस से बनाएंगे क्रोमैटिन मटेरियल, वापस से क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा बच्चे। यानी कि दिस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस आ गई है एंड्स पे, और बच्चे जो क्रोमोसोम है वो वापस से क्रोमैटिन मटेरियल बन गया है। बाकी न्यूक्लियोलस वगैरह तो ऑब्वियसली रहेगा ही, ऑर्गेनेली दोबारा रीअपेयर होंगे, तो इस तरीके से हमारे पास टेलोफेज में रहेगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो लास्ट प्रोसेस है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, क्योंकि अब ये दो न्यूक्लियस आ गए हैं एक सेल में, तो ये सब तामझाम जो है वो सिर्फ इसीलिए हो ताकि डीएनए इवनली मिल सके और प्रॉपर और सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो है इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन occurs। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन जो है इस पर्टिकुलर केस में होगी। लेकिन बच्चे एनिमल जो है और प्लांट सेल जो है उन दोनों में डिफरेंट तरीके से डिवीजन होती है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो अलग अलग तरीके से होगी। तो वो इस तरीके से कि एनिमल सेल में जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें फरो बनती है, यानी कि फरो मेथड रहेगा, ठीक है। और जो हमारे पास प्लांट सेल है उसमें सेल प्लेट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मतलब एनिमल और प्लांट सेल में दोनों अलग अलग प्रोसेस आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सेल की। तो इन एनिमल सेल में सेल फरो मेथड रहेगा, सेल फरो मेथड मतलब क्या होगा, जो सेल है उसमें इस तरीके से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ फरो बनेगी, ऊपर न्यूक्लियस है नीचे न्यूक्लियस है, और अल्टीमेटली ये स्प्लिट हो जाएगा दो डॉटर सेल्स, दिस वन एंड दिस वन। यानी कि इसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट रहेगा। तो फरो जो है वो बाहर से अंदर की तरफ बनेगी, बाहर से अंदर की तरफ फरो बनेगी, तो इसमें सेंट्रीपिटल मेथड रहेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। बट बच्चे जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के केस में सेल प्लेट मेथड होता है, यानी कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे फरो बन रहा था बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ पे सेल प्लेट बनेगी, लेकिन प्लेट जो है वो बनेगी अंदर से बाहर की तरफ। यानी कि प्लांट सेल में अगर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस बना है बेटा, तो उसके केस में क्या होगा, जो गोल्जी
गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, मर्ज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज फेरगैमोप्लास्ट। और वो फेरगैमोप्लास्ट जो है ना, वो यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस डिपॉजिट करते हैं जो सेल वॉल और मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेंगे। तो सेल प्लेट जो है वो इस तरीके से डिपॉजिट होते हुए दोनों तरफ बढ़ती जाएगी, दोनों तरफ बढ़ती जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ बढ़ती जाएगी, यानी कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन अंदर से बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो बच्चे दिस इज सेल प्लेट ड्यू टू फेरगैमोप्लास्ट डिपोजिशन। फेरगैमोप्लास्ट जो है वो गोल्जी के अरेंजमेंट और फ्यूजन से बनेगा। तो फेरगैमोप्लास्ट डिपोजिशन की वजह से हमारे पास सेल प्लेट बन जाएगी, और सेल प्लेट बनने की वजह से सेल डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, दो डॉटर सेल्स में, दिस एंड दिस। तो सेल प्लेट जो है वो यहाँ पे बीच में डिवीजन ले आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास डिवीजन हो जाती है सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल के केस। और बच्चे इस तरीके का जो डिवीजन है ना, जो सेल प्लेट मेथड की हेल्प से हो रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट है। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि बाहर से अंदर से बाहर की तरफ प्लेट फॉर्मेशन हो। दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। तो ये 5 फेजेस थे, जिसमें सबसे पहले प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियोलस, बाकी कंपोनेंट्स डिसअपियर हुए और क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गया किसमें, क्रोमोसोम में बेटा। तो क्रोमोसोम इस तरीके से थे कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड सिस्टर्स थी, ठीक है। अल्टीमेटली प्रोफेज में क्या हो गया, स्पिंडल की फॉर्मेशन भी होना शुरू हो गया, सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ माइग्रेट किए। और माइग्रेशन के बाद क्या हुआ, मेटाफेज आया, और मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस हो चुके थे, और अल्टीमेटली इक्वेटोरियल प्लेट में, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में मेटाफेजिक प्लेट बना रहे थे, यानी कि सेंट्रोमेयर इस तरीके से था कि वो पूरा इक्वेटर में था। और अल्टीमेटली स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई सेंट्रियोल में से, जिसमें से स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से एक एक काइनेटोकोर को ज्वाइन किए, यानी कि एक सेंट्रोमेयर में 2 काइनेटोकोर है, तो एक काइनेटोकोर को ऊपर से स्पिंडल फाइबर से बाइंड किया और दूसरे काइनेटोकोर को नीचे से। और अल्टीमेटली एनाफेज के दौरान एनाफेजिक मूवमेंट हुई और क्रोमोसोम आर्म्स जो है वो स्प्लिट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और माइग्रेशन के बाद अल्टीमेटली वो पहुंच गए टर्मिनल पोजीशन पे। तो टेलोफेज के दौरान टर्मिनल पोजीशन पे पहुंचे हुए क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू हो गए और उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई, विद रीअपियरेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियोलस एंड डिसअपियरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो अल्टीमेटली 2 न्यूक्लियस हो गया। अब जरूरत है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एनिमल सेल में होती है फरो की वजह से, यानी कि बीच में फरो बनेगी बाहर से अंदर की तरफ। और अल्टीमेटली सेल प्लेट मेथड भी है, जिसमें अंदर डिपोजिशन होगा फेरगैमोप्लास्टिक, यानी कि गोल्जी अपरेटस सिक्रीशंस का। तो डिपोजिशन की वजह से एक सेपरेटिंग लेयर बन जाएगी जो 2 सेल्स को डिवाइड कर देगी। तो सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट रहता है प्लांट के केस, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से माइटोसिस हो गया कंप्लीट। सो बेटा नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास मियोसिस। मियोसिस भी बच्चे इंटरफेज के बाद होगा, यानी कि प्रॉपर्ली फर्स्ट ग्रोथ फेज होगा। उसके बाद फर्स्ट ग्रोथ फेज के बाद डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, डीएनए की कॉपी बनेगी, और उस कॉपी बनने के बाद हमारे पास सेकंड ग्रोथ फेज होगा, जो कि डिवीजन से पहले रहता है। लेकिन मियोसिस जो है वो माइटोसिस से डिफरेंट है बेटा, क्योंकि मियोसिस जो है वो अनलाइक माइटोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, वो एक रिडक्शनल डिवीजन है। यानी कि इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ कैसे हो जाएगा, लेट्स से दिस इज अ पेरेंट सेल, जिसमें क्या है 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम ह्यूमन सेल में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो 46 क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में प्रेजेंट है बेटा। अब क्या करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा।
सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना रहा है, वो इस डॉटर सेल्स इस तरीके से बनेंगे कि उसमें 23 और 23 क्रोमोसोम रहे। और बच्चे एक चीज जानने वाली है, हमने कल के लेक्चर में ही बात किया कि मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होने के साथ साथ इस पर्टिकुलर डिवीजन केस में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। हमने तो यही बात की थी, पर यहाँ पे हम 2 डॉटर सेल्स दिखा रहे हैं। पर जी इसमें एक्चुअली क्या होता है, डिवीजन 2 बार होती है बेटा, यानी कि जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं उनकी डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई होती। उनकी डिवीजन अब कंप्लीट तब होती है जब वो एक बार साइटोकाइनेसिस फिर से शो करते हैं, यानी कि अब उनके केस में रिडक्शन नहीं आएगा क्रोमोसोम का, अब क्रोमोसोम सेम रहेंगे। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में सबसे पहले तो रिडक्शनल डिवीजन हुई, और इस रिडक्शनल डिवीजन कंप्लीट होती है 2 फेजेस से, दैट इज मियोसिस 1 एंड सेकेंड वन इज मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कंप्लीट होती है, यानी कि 2 फेजेस रहेंगे, जिसमें से पहले फेज में ही क्रोमोसोम की रिडक्शन हो जाती है। तो अगर आपसे स्पेसिफिकली ये चीज पूछी जाती है कि मियोसिस के दौरान हमारे पास 2 फेजेस रहते हैं, उन 2 फेजेस में से रिडक्शन किस फेज में होती है, तो बेटा वो मियोसिस फर्स्ट फेज में ही हो जाएगी। उसके बाद डॉटर सेल्स बिल्कुल माइटोसिस के जैसे डिवाइड करते हैं, यानी कि मियोसिस सेकेंड जो है ना वो एग्जैक्टली कॉपी है माइटोसिस की। कुछ भी डिफरेंस नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं। डिफरेंस जो है वो सारा का सारा इस मियोसिस फर्स्ट में जब रिडक्शन होनी है, ठीक है। सो दिस रिडक्शनल डिवीजन और दिस मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि ये तब होगा जब बॉडी को गैमीट यानी कि स्पर्म सेल और ओवम बनाना होता है। अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रही हूं, मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है, but mitosis occurs during gamete formation as well as somatic cell division। तो सोमैटिक सेल जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, माइटोसिस उसकी डिवीजन के दौरान भी होगा और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान भी होगा, बट मियोसिस इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू गैमीट फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिवली गैमीट फॉर्मेशन से रिलेटेड है। एंड इन दिस केस अल्टीमेटली प्रोसेस जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो हमारे पास जो डॉटर सेल्स बनेगी वो 4 बनेगी, 4 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। सो ये था हमारे पास मियोसिस का बेसिक। लेकिन जैसे मैंने कहा मियोसिस में भी 2 फेजेस है, इट हैज 2 फेजेस। सबसे पहला तो मियोसिस 1 ये वाला, और दूसरा मियोसिस सेकेंड। Meiosis 1 and meiosis second, इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। सो meiosis 1 जो है, अगर हम उसको इंडिविजुअल एस्पेक्ट दें यानी कि इंडिविजुअली देखें, तो meiosis 1 जो है स्ट्रिक्टली अ रिडक्शनल डिवीजन, ये रिडक्शनल है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू पेरेंट से। लेकिन इन वाले डॉटर सेल्स का पेरेंट कौन है, ये वाले सेल्स है इन वाले डॉटर सेल्स का पेरेंट। तो ये पेरेंट से अल्टीमेटली मियोसिस सेकंड हो रही है, तो मतलब रिडक्शनल नहीं हुई डिवीजन, 23 क्रोमोसोम से 23 ही मिले डॉटर सेल्स को, तो इसीलिए मियोसिस सेकंड जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम उतने डॉटर सेल के पास, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड इज इक्वेशनल वन, ये इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। लेकिन बच्चे माइटोसिस की अगर हम बात करें, उसको रिकॉल करें, तो माइटोसिस
एक ऐसा प्रोसेस था जिसको कंप्लीट होने में 5 फेजेस लग गए। 4 फेजेस फॉर कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन एंड सिंगल फेज और 1 फेज फॉर साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो क्या मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा? नहीं बच्चे, इसमें भी हमारे पास 5 सब फेजेस होते हैं। सो मियोसिस 1 फर्दर इंक्लूड्स प्रोफेज 1, प्रोफेज मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, वही सेम फेजेस है, बस उसके आगे 1 या 2 लगाना बस। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, and for the last cytokinesis, and similarly meiosis 2 में रहेगा प्रोफेज 2, प्रोफेज मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 and further cytokinesis। मतलब सिर्फ नंबर चेंज करना आपको। और बच्चे बिल्कुल जैसे नाम है ना इनके, माइटोसिस में जैसे जैसे इनके फंक्शन थे यहाँ पे भी ऐसे ऐसे सेम, लेकिन ये जो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट है ना, ये थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट क्यों रहेंगे? क्योंकि बच्चे गैमीट फॉर्मेशन करनी है, यही वो गैमीट है जो इनहेरिटेंस में काम करने वाला है, यानी कि फर्दर आगे ट्रांसमिट होने वाला है। तो अगर इनको ट्रांसमिट करना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। तो बच्चे एक क्वेश्चन होता है हमारे पास हमेशा कि हम सिबलिंग्स जो है वो डिफरेंट क्यों होते हैं? डिफरेंट होने का रीजन जो है, और बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के इस प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट एक बहुत बड़ा फेज है बेटा, ठीक है। तो पहले मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं, एक बेसिक आइडिया, ब्रीफ आइडिया लेते हैं, उसके बाद मियोसिस सेकंड की बात करेंगे जो माइटोसिस जैसा। तो बच्चे एक चीज है, हमारे पास एक प्रोसेस होता है दैट इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो मियोसिस फर्स्ट के दौरान कंप्लीट होना होता है, जो कि गैमीट्स में थोड़ी सी डिफरेंशियल अरेंजमेंट लाता है। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास मियोसिस 1, सो मियोसिस 1 में भी सबसे पहला है प्रोफेज 1। बच्चे माइटोसिस के केस में प्रोफेज में क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनेल्स गायब हो गई थी, क्रोमैटिक मटेरियल यानी कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया था। क्रोमैटिक मटेरियल अगेन रिपीट कर रही हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस आरएनए रहता है। हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने यही बात की थी, और ये सुपर कॉइलिंग शो करता है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन्स और अल्टीमेटली क्रोमोसोम बन जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो बच्चे ये है हमारे पास क्रोमैटिक मटेरियल और क्रोमोसोम में डिफरेंस। तो प्रोफेज के दौरान यही क्रोमैटिक मटेरियल क्रोमोसोम में चेंज हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही थी, और उसके बाद न्यूक्लियोलस गायब हो रहा था, ऑर्गेनेल्स गायब हो रही थी। यहाँ पे भी प्रोफेज का बेटा यही काम है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेज जो है सिर्फ वो अकेला काम नहीं करता, यानी कि यही सब चीजें नहीं करता, सिर्फ वो स्पेशल फंक्शन करता है जो मियोसिस की प्रॉपर्टी है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन, जिसके लिए ये 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है। तो प्रोफेज हैज 5 सब फेजेस, 5 सब फेजेस में डिवाइडेड रहेगा, जिसमें से पहला फेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन इज द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का मतलब मियोसिस फर्स्ट का पहला फेज, तो लेप्टोटीन इसका पहला फेज है। उसके बाद सेकंड फेज है जाइगोटीन।
और बच्चे ये तैयारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब करने के लिए नहीं हो रही है, ये तैयारी रिकॉम्बिनेशन के लिए हो रही है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है, थर्ड स्टेप है पैचेटी। फोर्थ प्रोसेस और फोर्थ फेज है इसमें हमारे पास डिप्लोटी। एंड फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। और मैं आपको एक चीज बता दूं, माइटोसिस में हमने जो स्टेप्स पढ़े थे प्रोफेज में, वो ये पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ, ऑर्गेनेलीज गायब हुए, है ना। यही सब चीजें जो है वो प्रोफेज में हो रही थी। वो प्रोफेज के केस में ना मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के केस में सिर्फ डाइकाइनेसिस के दौरान होगी। ठीक है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में सिर्फ डाइकाइनेसिस के दौरान वो प्रोसेस होगा, बाकी 4 फेजेस जो है वो रिकॉम्बिनेशन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि 4 फेजेस रिकॉम्बिनेशन के लिए बेटा। ठीक है, सो एक एक करके इनके बारे में बात करनी है, यानी कि इन 5 फेजेस के बारे में बेटा, तो इन्हें डील करते हैं। तो बच्चे अब इन फेजेस को समझने से पहले और इन फेजेस में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर का, जो हम पहले जान लेंगे, उसके बाद इन फेजेस के बारे में बात करेंगे या बाकी कंप्लीट फेजेस के बारे में। सो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? मैं जस्ट एक बॉक्स में ले रही हूँ एक कॉन्सेप्ट। तो बच्चे हमने एक चीज स्टार्टिंग से बात करते आए हैं कि क्रोमोसोम ये भी होता है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर करनी होती है तो हमारे पास ऐसा क्रोमोसोम होता है, क्योंकि मियोसिस के पहले क्या हुआ, डीएनए की कॉपी बनी है, तो इसलिए 2 आर्म्स दिख रहे हैं। इसको भी सिंगल क्रोमोसोम काउंट किया जाएगा, इसको भी सिंगल क्रोमोसोम काउंट किया जाएगा, बस इसके केस में आर्म एक है और इसके केस में 2 है। जो सेल को नॉर्मल स्टेट चाहिए काम करने के लिए वो ये है, यही बाद में क्रोमैटिन मटेरियल में चेंज होता है आफ्टर ड्यूरिंग टेलोफेज, और ये जो है ये डिवीजन के लिए चाहिए होती है, डिवीजन से पहले ये ऐसा होता है। ठीक है, तो बच्चे अब क्या है, हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है हमेशा डबलिंग में काम करता है, जीन्स जो है हमेशा पेयर में काम करता है। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 10th का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, कैपिटल टी और कैपिटल टी साथ में एक्सप्रेस कर रहा था, कैपिटल टी अकेला नहीं कर रहा, या फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होगा, या फिर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, ये जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये 2 चीजें जो आपको जीन्स से दिख रही है, ये 2 जीन्स की सब फॉर्म्स है, एलील्स है, जिसमें से एक एलील एक डीएनए में होता है, दूसरा एलील दूसरे डीएनए में होता है, यानी कि 2 डीएनए चाहिए हमें एक्सप्रेशन देने के लिए। तो इसीलिए हमारे पास डीएनए जो है ना, जब वो क्रोमोसोम की फॉर्म लेता है तो हमें 2 क्रोमोसोम दिखते हैं एक ही सेम डीएनए के। सेम डीएनए मतलब 2 अलग अलग ही डीएनए है, लेकिन सेम जेनेटिक अरेंजमेंट के साथ। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो सिमिलर जेनेटिक अरेंजमेंट रखते हैं, तो वो 2 क्रोमोसोम बना रहे हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चे ये क्रोमोसोम जिसमें सेम जेनेटिक अरेंजमेंट रहेगा, सेम कैरेक्टर्स के जीन रहेंगे, सेम सेंट्रोमेरिक पोजीशन रह रही है, तो बच्चे उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाती हूँ, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि जिसमें सेम तरह के जीन्स रहेंगे बेटा, सेम तरह के जीन्स, सेम क्रोमैटिड आर्म लेंथ, सेम सेंट्रोमेरिक पोजीशन। लेकिन बच्चे होता क्या है, जब गैमीट की फॉर्मेशन होनी होती है तो उस दौरान ये क्रोमोसोम जो है वो आपस में कुछ सेगमेंट्स एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इस बायोस्फीयर का और इस यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरिएशन, चेंजेस। तो जो चेंजेस है उन्हें वो चाहिए, तो चेंजेस लाने के लिए इनफैक्ट हम 2 सिबलिंग्स है, 3 सिबलिंग्स है, वो सिबलिंग्स आपस में डिफरेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो गैमीट्स बनते हैं वही सेम नहीं बनते। ऑल्दो दोनों में जीन्स सेम है बट एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। एक डोमिनेंट एलील भी हो सकता है या रिसेसिव भी हो सकता है, दोनों केस में डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों दोनों केस में दोनों रिसेसिव हो सकते हैं। अभी तो ये हम एक ही जीन कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से 3-4 जीन है, टी ए सी,
TACG ये जीन का है सीक्वेंस, 4 जीन इकट्ठे हैं। तो एक में इस तरीके से है, एक डीएनए में, दूसरे डीएनए में कैपिटल T स्मॉल a कैपिटल C स्मॉल g, ऐसा सीक्वेंस। अब इनमें क्या होगा, जैसे इसमें जैसा सीक्वेंस है, अब ये आर्म्स जो है वो एक्सचेंज करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये आर्म्स एक्सचेंज होती है और इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम ऐसा बन जाता है, यानी कि जब ये आर्म्स सेपरेट होंगी ना, तो इस तरीके से अलग अलग अपने होमोलोगस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट लेके वो एक्सचेंज करके आ जाएगा, यानी कि दूसरे क्रोमोसोम के पास पहले होमोलोगस क्रोमोसोम की सेगमेंट्स होंगे। तो कितनी आर्म्स एक्सचेंज में इन्वॉल्व हुई है और कितनी कौन कौन सा सेगमेंट एक्सचेंज में इन्वॉल्व हुआ है, उसके हिसाब से जीन्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। लेट्स से क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस है वो चेंज हुआ, यानी कि ये एक्सचेंज हुआ TA वाला, तो अल्टीमेटली सीक्वेंस क्या बन जाएगा, ऊपर वाले जीन में बन जाएगा कैपिटल T स्मॉल a कैपिटल C कैपिटल G, और दूसरे वाले में बन जाएगा कैपिटल T कैपिटल A कैपिटल C स्मॉल g। एक्सप्रेशन वेरिएट नहीं करेगा। पहले था ऊपर के केस में सारे कैपिटल थे और नीचे के केस में कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल, यानी कि कुछ डोमिनेंट कुछ रिसेसिव। बट अब इस केस में क्या हो गया, जहां पे सारे डोमिनेंट थे वहां पे एक रिसेसिव एलील आ गया, और यहाँ पे जहां पे सारे मतलब कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव थे उसमें मैक्सिमम डोमिनेंट आ गया और एक रिसेसिव रह गया। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन का और क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट रहता है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंज ऑफ आर्म्स, और रिकॉम्बिनेशन मतलब जीन्स टूट के अलग अलग क्रोमोसोम में, ऑल्दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनमें अपने जीन्स को एक्सचेंज कर रहा है, तो दैट्स द अरेंजमेंट। तो क्रॉसिंग ओवर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो क्रॉसिंग ओवर रिप्रेजेंट्स आर्म्स एक्सचेंजिंग विच हेल्प्स इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी कि जीन सेगमेंट टूटेंगे, टूटने के बाद रिकंबाइन करेंगे अलग अलग क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रोमोसोम लेकिन होमोलोगस होना चाहिए, नॉन होमोलोगस नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस क्रोमोसोम में, इस आर्म में स्किन को लेकर जीन्स है और इस आर्म में दूसरे क्रोमोसोम में आई को लेकर, तो स्किन और आई के जीन्स एक्सचेंज नहीं होते, हमारे पास सेम कैरेक्टर के जीन हमेशा एक्सचेंज होते हैं। पर डोमिनेंट के लिए रिसेसिव, डोमिनेंट का डोमिनेंट के साथ या रिसेसिव का रिसेसिव के साथ ऐसा एक्सचेंज हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस इन 4 फेजेस में होगा, अल्टीमेटली फिर जाके प्रोसेस खत्म होगा। ठीक है, तो इस चीज को डील करते हैं बेटा कल।